हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपना कवर कर रहे हैं इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम मैम लक्ष्मीकांत 8th एडिशन। हमने इसके 8 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिए, मतलब फंडामेंटल राइट्स तक हम इसके सारे चैप्टर्स कवर कर चुके। आज देखते हैं अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी। ठीक है, इस स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा यूं देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अपने को पता मेन दो तीन चीजें जैसे फंडामेंटल राइट, डीपीएसपीज और एक प्रीएम्बल का भी जिक्र कर लेते हैं। तो ये तीन चीजों का विजन क्या था, मतलब क्यों रखी गई है। जैसा भी उस टाइम पे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनके माइंड में था कि किस तरीके की कंट्री बनानी है, किस तरीके के राइट्स हम दे सकते हैं इधर के सिटीजन्स को। पर हर चीज को एक राइट बना के नहीं दिया जा सकता। जैसे फंडामेंटल राइट थे, अगर ये वोलेट होते हैं तो जाओ कोर्ट में, वो सबके लिए अवेलेबल है। पर कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स देना चाहते थे, क्योंकि वो बनाना चाह रहे हैं एक वेलफेयर स्टेट। और वेलफेयर स्टेट के लिए जैसे इक्वालिटी, लिबर्टी, ऐसी चीजें जरूरी हैं, पर वो राइट की तरह नहीं दी जा सकती क्योंकि कंट्री के अंदर इतने रिसोर्सेज नहीं है। तो क्या उसका विजन था, ये तो डाल दिया प्रीएम्बल के अंदर। अब जिन चीजों के लिए रिसोर्सेज ने अलाउ करा उनको तो फंडामेंटल राइट बना के और डाल दिया पार्ट 3 के अंदर। पर जिन चीजों को एज अ राइट नहीं दे सकते पर चाहते हैं कि ये चीजें, ऐसी चीजें कंट्री के अंदर होनी चाहिए, तो उनको डाल दिया डीपीएसपीज की कैटेगरीज में। ठीक है, तो मेन प्रोविजन ये था। तो अब देखते हैं तो कहाँ पे डाल रही है। जैसे हमने देखा ना, फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में डाल दिए। आर्टिकल कहाँ से, 12, आर्टिकल 12 टू 35 तक डाल दिए। तो आर्टिकल 36 टू 51 ये डाल दिए, और पार्ट 4 के अंदर डीपीएसपीज की फॉर्म में। ठीक है, तो अब देखते हैं अपना डीपीएसपीज। ये जो भी है पार्ट 4 के अंदर आ गया, आर्टिकल 36 टू 51 आ गया। और क्या, बी आर अम्बेडकर ने एक नोवल फीचर की तरह देखा है इसको, क्योंकि रिसोर्सेज ना अवेलेबल होने के बाद भी प्रॉपर जो सब सिटीजन्स को दिए जा सके, उसके बावजूद भी ये एक जो भी लॉ मेकिंग एजेंसीज हैं, जैसे पार्लियामेंट हो गया अपना, स्टेट लेजिस्लेचर वगैरह, उनको एक गाइड, उनके लिए एक गाइड की तरह काम करती है कि कंट्री को एक वेलफेयर स्टेट की तरह बनाया जाए। ठीक है, और कई सारे नाम दिए, जैसे ग्रैनविल ऑस्टिन ने एक तो डीपीएसपी और एक फंडामेंटल राइट्स, दोनों को एक कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। कि ये एक तरीके से ठीक भी है, क्योंकि जो भी कंसाइंस मतलब अंदर से यूं निकले कि इनर मोरल सेंस की किसी चीज के बारे में ये ठीक है ये गलत है। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने यही तो करा है कि ये चीजें वेलफेयर स्टेट के लिए सही है, एक कंट्री के लिए, डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए इक्वालिटी, लिबर्टी, इस तरीके की चीजें होनी चाहिए। तो वो चीजें सारी की सारी इनमें इंक्लूड कर दी गई, कुछ फंडामेंटल राइट्स की फॉर्म में और कुछ डीपीएसपी की फॉर्म में। ये अपना क्लियर हो गया ना, फंडामेंटल राइट्स की फॉर्म में क्यों रखी, मतलब इनका सेग्रीगेशन क्यों करा। ठीक है, तो अब इसके देखते हैं मेन फीचर्स क्या क्या कहते हैं। तो फर्स्ट फीचर तो वही है, जैसे हम देख रहे हैं कि ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। जैसे नाम ही बता रहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे प्रिंसिपल हैं जो किसी को डायरेक्ट कर रहे हैं कुछ ना कुछ करने के लिए। ठीक है, और तो फिर ये स्टेट पॉलिसी, ये स्टेट को डायरेक्ट कर रहे हैं, ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल है जो स्टेट को डायरेक्ट कर रहे हैं कि तुम जब भी पॉलिसी मेकिंग करो, जब भी कोई लॉज वगैरह बनाओ, तो वो इस तरीके से बनाने हैं जो भी आर्टिकल 38 से लेके 51 तक डाले हुए हैं ये डीपीएसपीज, इनको ध्यान में रखते हुए अपनी पॉलिसी मेकिंग करो। तो एक गाइड की तरह काम करते हैं उनके लिए। तो सबसे मेन और फर्स्ट फीचर तो यही है। दूसरा, ये कुछ इस तरीके की चीजें हैं, जैसे हमने उधर देखा था ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, वहां पे जो भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या फिर अलग अलग प्रोविंस के गवर्नर्स थे, तो उनको डायरेक्शन दी जाती थी, वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में, कि इस तरीके की पॉलिसीज वगैरह, इस तरीके का एग्जीक्यूशन होना चाहिए। तो कुछ ना कुछ एक तरीके से उसी तरीके की चीजें डाली गई, कुछ ऐसे ही प्रिंसिपल्स बना दिए जो डायरेक्ट कर रहे हैं पॉलिसी मेकर्स को कि इस तरीके के लॉज वगैरह, इस तरीके की पॉलिसीज वगैरह बनानी है, ताकि क्या हम कंट्री को एक प्रॉपर वेलफेयर स्टेट बना पाए। ठीक है, और दूसरा क्या, जो हम ये बार बार टर्म यूज कर रहे हैं स्टेट, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी एजेंसीज, कौन कौन इंक्लूडेड है। इसके अंदर वही है, इसकी डेफिनेशन प्रॉपर दे रखी है। तो आर्टिकल 12 में, क्योंकि बार बार हम फंडामेंटल राइट्स के पार्ट में था ना ये, क्योंकि वहां पे हम बार बार स्टेट का ही जिक्र कर रहे थे तो उधर डिफाइन कर लिया था। अब इधर जरूरत नहीं थी, पर फिर भी क्योंकि बार बार इस चीज को डायरेक्ट कर रहे हैं, ये डायरेक्ट अब किसी को करा जाएगा ना,
तो वो किसको डायरेक्ट कर रहे हैं? वो डायरेक्ट कर रहे हैं स्टेट को, और स्टेट को बार बार डायरेक्ट कर रहे हैं ये 38 टू 51। तो इसीलिए दोबारा से जब ये पार्ट स्टार्ट हो रहा है, फोर्थ पार्ट डीपीएसपी का, तो यहाँ पे भी आर्टिकल 36 के अंदर दोबारा से स्टेट को डिफाइन करा है। दोबारा बेशक कराओ, पर इसके अंदर जो जो एजेंसीज आर्टिकल 12 के अंदर इंक्लूडेड थी वही इसके अंदर इंक्लूडेड है। जैसे कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ यूनियन, मतलब जो भी अपने मिनिस्टर्स वगैरह है यूनियन लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, और जो भी एमपीज है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और अलग अलग स्टेट के एमएलएज, वहाँ के मिनिस्टर्स, वो सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। और इसके साथ साथ जो भी पब्लिक सेक्टर एजेंसीज वगैरह हैं वो सारी इसके अंदर इंक्लूडेड है। और सिर्फ पब्लिक नहीं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी जो कि सेंटर या फिर मतलब जो गवर्नमेंट की एक एजेंसी की तरह काम कर रहे हैं, तो उन सब को डाला गया स्टेट की कैटेगरी के अंदर, उन सब अथॉरिटीज को। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। अब आर्टिकल 36 भी क्लियर हो गया कि उसके अंदर क्या है, स्टेट की डेफिनेशन दे रखी है, और वो एज इट इज है जो कि आर्टिकल 12 के अंदर फंडामेंटल राइट्स में देखी थी। तो अगला फीचर, ये फीचर क्लियर हुआ। तो फर्स्ट में हमने देखा कि एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, मतलब डायरेक्ट करने की कि जैसे काम कर रहे हैं, कि जो भी अथॉरिटीज लॉ वगैरह, लॉ या पॉलिसीज फॉर्म करेंगी तो वो उनको इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी पॉलिसीज फॉर्म करेगी। सेकंड हमने ये देख लिया कि ये किन से रिजम्बल करती है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गवर्नर या फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को मिलती थी उनकी तरह काम करती है। और जो सबसे मेन फीचर है कि इसके अंदर पूरा कॉम्प्रिहेंसिव, कि एक तो प्रीएम्बल में भी वही चीजें बता रखी है कि विजन क्या है, क्या करना चाहते हैं, कंट्री को एक वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते हैं और क्या क्या फीचर जैसे इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, ऐसी चीजें देना चाहते हैं। तो वहां पे कॉम्प्रिहेंसिवली उन चीजों को कवर नहीं करा गया, पर डीपीएसपीज के अंदर इन चीजों को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करा गया है, एक पर्टिकुलरली आर्टिकल्स की फॉर्म में, जो कि दे रखे हैं 38 से 51 तक। ठीक है, तो उसके अंदर कई सारी चीजें कवर करेंगे, वो इकोनॉमिक चीजें, सोशल, पॉलिटिकल, ये हर तरीके की चीजें इंक्लूड कर रहे हैं एक डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए। ठीक है, तो वो हम बारी बारी कवर करेंगे आर्टिकल्स, हर एक आर्टिकल के अंदर कि वो किस तरीके की चीजें दे रहा है। कुछ आर्टिकल्स ऐसे होंगे कि इक्वालिटी दे रहे हैं कई तरीके से, पॉलिटिकल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी। कुछ आर्टिकल्स ऐसे होंगे जो जस्टिस, इक्वालिटी ऑफ जस्टिस को प्रमोट करने के लिए है। तो अलग अलग चीजें वो आर्टिकल वाइज हम कर लेंगे। ठीक है, तो अगला क्या है, ये भी इसका मेन फीचर है। रीजन वही है, देखो क्या, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर। नॉन जस्टिसिएबल मतलब उनको एनफोर्स कराने के लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते अगर वो वोयलेट हुए हैं तो, क्योंकि ये उसके अपोजिट है फंडामेंटल राइट्स की। हमने उधर देखा था ना, वो क्या थे, जस्टिशिएबल थे नेचर में। अगर उनका कहीं पे वोलेशन होता है तो फिर डायरेक्टली हम जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32, और हाई कोर्ट्स भी जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 226। पर यहाँ पे क्या है, अगर इनका वोलेशन हुआ है तो फिर कोई भी यूनियन की जा कोर्ट जा सकता है। तो उसका रीजन वही, मेन सेग्रीगेशन का रीजन ही ये था कि जो चीजें, जिन चीजों के लिए रिसोर्सेज अलाउ करते हैं उनको एक राइट की तरह दे सकते हैं, तो उनको अलग कर दिया। और जिनको राइट नहीं बना बना सकते, पर वो स्टेट के लिए, वो कंट्री के लिए जरूरी है, तो फिर उनको डाल दिया डीपीएसपीज में। तो इनके लिए ये रख दिए नॉन जस्टिसिएबल। ठीक है, तो ये भी इसका एक मेन फीचर हो गया। अब अगला मेन फीचर क्या है, देखो हमने बोल दिया कि नॉन जस्टिसिएबल है, अगर वोलेशन होता है तो कोर्ट नहीं जा सकते। पर अगर कोर्ट नहीं जा सकते, नॉन जस्टिसिएबल है, इनका मतलब ये नहीं है कि बस इनको ऐसे के ऐसे रख दिया जाए। इनसे दो चीजें इम्प्लाई होती है। एक तो सबसे पहले ही फीचर में देख ली थी कि अगर इनका वोलेशन होता ना, सॉरी, अगर पॉलिसी मेकिंग वगैरह होती है तो फिर उन एजेंसीज को, जैसे पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर या फिर कोई और अथॉरिटी जो भी स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आती है, तो उनको इन चीजों को अपने पॉलिसी मेकिंग में, लॉ इनेक्टमेंट में ध्यान रखना है, इन चीजों को देखते हुए अपना काम करना है। दूसरा, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर या फिर अलग अलग कोर्ट्स को भी अगर कोई केस है तो फिर उस केस की वैलिडिटी चेक करने में भी हेल्प करती हैं। देखिए एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। एग्जांपल कैसा हम लेते हैं, हाँ हम लेते हैं जैसे फंडामेंटल राइट्स का ही जिक्र ले लेते हैं। आर्टिकल पढ़े थे हमने लास्ट वीडियोस में, कवर करें आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B और आर्टिकल 31C।
है ना। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट चेक करें। और अगर वीडियोस मेरी हेल्पफुल लग रही है तो लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो कर ले, ठीक है। तो ये देखते हैं, जैसे हमने क्या देखा था, आर्टिकल 31A। हमने इसमें क्या कर दिया कि कुछ 5 कैटेगरीज अलग अलग से क्लासिफाई कर ली थी कि अगर ये इस तरीके के लॉज, कोई ऐसा लॉ है जो इन कैटेगरीज में आता है, जैसे देखा था ना माइनिंग लीज, या फिर मर्जर ऑफ कॉरपोरेशंस, या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी से रिलेटेड कई सारे लॉज इसके अंदर डाले थे, मतलब ये 5 कैटेगरीज ऑफ लॉ मेंशन कर दिए। अगर इस तरीके के लॉज को बनाने के लिए कोई प्रोविजन है, अगर इस तरीके का कोई लॉज आता है इसके प्रोविजंस को लेके ये 5 कैटेगरीज में से, तो फिर उनको इम्यून कर दिया गया आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 से। आर्टिकल 14 कहता था ना इक्वालिटी ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब कहीं ना कहीं इक्वालिटी को हार्म करा जा रहा है, पर वो किसके लिए करा जा रहा है, वेलफेयर के लिए। तो फिर इस तरीके की एग्जम्पशंस रख दी गई। तो कोर्ट जब इन केसेस को, इन लॉ को, इन एक्ट्स को देखेगा जो कि इसके अकॉर्डिंग बने हैं, इन 5 कैटेगरीज ऑफ लॉ जो मेंशन कर रखे हैं आर्टिकल 31A के अंदर, तो फिर वो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बोल देगा कि ये इक्वालिटी को प्रमोट नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि देखना क्या, एक वेलफेयर स्टेट बनाना है। तो ये थे अपने मेन मेन फीचर्स, 5 फीचर्स की डीपीएसपीज हैं तो उनके क्या क्या फीचर हैं। जैसे हमने अपना फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर स्टार्ट करा था तो उसमें भी देखा था ना, क्या सबसे पहले हमने स्टार्टिंग उधर से ही करी थी, थोड़ा इंट्रोडक्शन देके, और फिर वही देखा था कि अगर फंडामेंटल राइट्स अपने को दिए जा रहे हैं तो उनके क्या फीचर है, और डीपीएसपीज है तो उनके क्या क्या फीचर्स हैं, वो देख लिया था ना। तो इधर भी हम अपना ये टॉपिक कवर कर चुके हैं कि फीचर्स क्या क्या है, इसके अंदर क्या क्या मेन मेन चीजें हैं। तो वो वही थी कि एक लॉ मेकिंग में इंस्ट्रक्शंस की तरह काम करेंगे, और ये जस्टिशिएबल नहीं होंगे डीएसपीज, ठीक है। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, और अगर वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब करें। अपना कल की वीडियो में कवर करेंगे, अब इनको अलग अलग क्लासिफाई करेंगे। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन में यूं नहीं है कि इनको क्लासिफाई कर रखा है, पर इनको क्लासिफाई हमने करा है 3 कैटेगरीज में। वो आ जाएंगे अपनी सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स आ जाएंगे, एक आ जाएंगे गांधीयन, और एक आ जाएंगे लिबरल। ये प्रिंसिपल्स अलग अलग 3 कैटेगरीज में, वो 3 कैटेगरीज में इसलिए अलग अलग रख दिया कि किस तरीके का कंटेंट इनके अंदर डाल रखा है, क्या नेचर है उस डीपीएसपी का, तो उसको अलग अलग आर्टिकल्स में देखेंगे। वो आर्टिकल है 31 to 51, ठीक है। तो कल स्टार्ट करेंगे अपना क्लासिफिकेशन, ये तीनों एक ही वीडियो में ट्राई करूंगी कवर कर पाऊँ।